हेलो एवरीवन, अगेन नया बिजनेस, नई सोच, नई चैलेंज और नया एक पूरा एक्सपीरियंस जीबीएस के पॉडकास्ट में आज आपका स्वागत है। और अपने साथ आज एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर से पूरा चेंज करके सूरत सिटी में आए, पूरे स्ट्रगल को सामना किया और अलग अलग तरीके की चैलेंज को फेस करके सूरत में धीरे 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 एस्टाब्लिश हो रहे हैं। वैसे हमारे साथ आज है हिरेन सेजपाल। तो यस हिरेन भाई, वेलकम। तो मैं जानना चाहूँगा कि हिरेन भाई कौन है, क्या है और कैसे है। थैंक यू पिंकेश भाई, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मेरा नाम है हिरेन सेजपाल। आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। स्टडीज़ मेरी मुंबई हुई, कॉलेजिंग मेरा मुंबई हुआ, मेरी फर्स्ट जॉब मुंबई थी, मेरी पूरी फैमिली मुंबई थी, मेरी शादी मुंबई हुई, मेरे बच्चे मुंबई में हुए। वो सफ़र से लेके आज मैं बैठा हूँ सूरत में। सूरत सिटी इज़ अ सिटी ऑफ सन जिसको बोलते हैं। बहुत लंबा सफ़र तय करके आया हूँ। बहुत सारे चैलेंजेस हुए, बहुत सारी तकलीफ़ें ली, स्टडीज़ हुई, आगे बढ़े, शादी हुई, आगे बढ़े। जॉब के कारण मैं सूरत सिटी सेट हुआ। ओके, तो मैं पूछना पहले ये चाहूँगा कि बॉटम मुंबई है तो मुंबई में कहाँ से हो, क्या स्टडी किया आपने, कहाँ पढ़े और कहाँ से क्या डिग्री ली और कैसे जॉब स्टार्ट की। ओके, सो स्टार्ट मेरा स्कूलिंग हुआ कॉन्वेंट स्कूल से। मैं पढ़ा हूँ बैंड्रा में, कार्डिनल ग्रेशियस हाई स्कूल है, ओके जहाँ से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। फिर मैं कॉलेज में चेतना हजारीमल सोमानी कॉलेज में था, ग्रेजुएट हुआ वहाँ से TY BCom। उसके बीच में मैं जॉब्स भी करता था, जहाँ वेकेशंस होते थे वहाँ जॉब करके एक्सपीरियंस लेता पहली था। जॉब कौन सी थी, जब भी की हो लेकिन पहली जॉब। फर्स्ट जॉब थी मेरी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग में, CFA में, जहाँ पे डॉक्स का काम होता था, एयरपोर्ट्स पे काम होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कितनी एज बिलिंग। में। तब मेरी एज थी 17 ईयर्स। ओके वहाँ से मेरी जॉब जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वो पार्ट टाइम जॉब्स होते थे, जब वैकेशंस में था तब मैं वो करता था। फिर कॉलेज स्टार्ट हुई, कॉलेज ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया। कॉलेज की ओर से मैं क्रिकेट खेलता था, कॉलेज टीम में मैं सिलेक्टेड था। अंडर 19 भी खेला है मैंने, बॉम्बे इंडिया के लिए, क्रिकेट। नहीं, इंडिया के लिए नहीं। रणजी के लिए, हाँ मुंबई रणजी हाँ, के लिए। मुंबई के लिए। वाह ग्रेट। ठीक है। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जॉब्स की। फिर सेकेंड जॉब मेरा हुआ एंजल ब्रोकिंग में, फाइनेंशियल फील्ड मैंने पकड़ लिया। सेल्स था। फिर मैंने इंश्योरेंस पकड़ा, आदित्य बिरला इंश्योरेंस में था मैं। उसके तो बाद कॉलेज के बाद, कॉलेज के बाद तो वो कौन सी टाइम में दूसरी आपकी जो परमानेंट जॉब पहली, वो कौन सी थी, मेरी एंजल ब्रोकिंग थी कौन से ईयर में। 2001 में। 2001 में पहली जॉब थी। हाँ, 2001 में मेरी पहली बैंड्रा जॉब में ही थी। थी। हाँ, बैंड्रा में ही थी। ओके लेकिन जॉब मेरी अंधेरी में थी, मैं रहता था बैंड्रा में। ओके। तो अंधेरी इज़ अ कॉर्पोरेट एरिया जहाँ पे सारी ऑफिसेज है मुंबई हाँ में। तो वहाँ पे मेरी जॉब्स थी। तो वहाँ से मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। ओके। सेल्स एग्जीक्यूटिव के बाद मैं बना रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर के बाद मैं बना सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर के बाद मैं बना ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर के बाद मैं बोला एरिया सेल्स मैनेजर। ओहो, एरिया सेल्स मैनेजर के बाद मैं बना रीजनल मैनेजर। रीजनल मैनेजर के बाद बना मैं बिजनेस हेड। तो ये जर्नी कितने टाइम की रही, ये पहली सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेके जर्नी तो टॉप बहुत तक। टफ थी सर। 2001 में जो स्टार्ट हुई, हाँ 2007 तक मैं समझो कि सेल्स मैनेजर की पोजीशन पर पहुंचा था। ओके। ठीक है। 2008 में लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया, वहाँ मेरी जॉब चली गई क्योंकि टॉप लेवल के लोगों को वो हाँ, निकाल दिया हाई था तभी। सैलरी थी, हाँ, वो सब होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस के हिसाब से। फिर मैं 3 महीना घर बैठा था। फिर मैं सोचने लग गया था कि क्या करूँ। तब तक तो मेरे 2 बच्चे आ गए थे, मेरी जवाबदारी बढ़ गई थी। फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रही। फिर मैंने वापस रिलेशनशिप मैनेजर से स्टार्ट किया। फिर मैं सेल्स मैनेजर बना, फिर मैं ASM बना। फिर 2016-17 में वापस फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो वहाँ से थोड़ा वापस मैं 1-2 महीने के लिए स्टेप डाउन हुआ। लेकिन फिर मेरे को जो जॉब मिली वो रीजनल सेल्स मैनेजर की मिली डायरेक्ट, लेकिन मेरे को सिटी चेंज करनी पड़ी। तो ये बीच में आपने बोला क्राइसिस आई, ये आई, शादी के टाइम पे क्या था, उसके बाद जब क्राइसिस आई
वो मोमेंट क्या था? शादी के टाइम पे तो मैं कमाता भी नहीं था सर। मेरी तो लव मैरिज थी कॉलेज में। ओके, हाँ, तो जब मैं 21 ईयर्स का था तब मेरी शादी हो गई थी। जब विधि आई तब तक तो समझो मैं कि 8-10 हज़ार रुपया कमाता होगा। ओके, जब मैं विधि को फर्स्ट टाइम पकड़ा और जो मेरे हाथ शिवर हो रहे थे, फिर मैंने सोचा कि अभी अपने को कुछ करना पड़ेगा, बराबर, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो वी विल नॉट सर्वाइव। फिर वहाँ से जो मेरी सोच चालू हुई, जो स्ट्रैटेजी चालू हुई, जो बढ़ना चालू हुआ, तो मैंने बताया कि रीजनल सेल्स मैनेजर से हाँ, मैं गिरा, हाँ, फिर मैं रीजनल सेल्स मैनेजर बना और रीजनल सेल्स मैनेजर बनने के लिए मेरे को सिटी चेंज करनी पड़ी। ओके। तो वो जो 2016 का पीरियड था, वहाँ मैं सूरत में आया, पहली बार सूरत तब आए? तब आया एज़ अ जॉब? एज अ जॉब। अकेले आए कि फैमिली के साथ आए? नहीं, अकेले आया, तभी भी स्ट्रगलिंग पीरियड था। मैं एवरी सैटरडे मुंबई जाता था मेरे बच्चे लोग का मुंह देखने के लिए ओके, और मंडे मॉर्निंग फिर मैं सूरत रहता था। ओके, तो ये कम से कम 2016 टू 2019 3 इयर्स मैंने ऐसे ही निकाले। अकेला रहता था सिटी में। कंपनी को जो कंपनी के लिए आया था वो कंपनी सेट करनी थी। एवरी सैटरडे शाम को मैं ऑफिस आज खत्म होने के बाद 5 o'clock 6 o'clock को मैं निकलता था सूरत से बॉम्बे जाने के लिए। रात को 10-11 बजे पहुंचता था तो बच्चे लोग सो गए रहते थे। संडे एक दिन उनके साथ मैं खेलता था। मंडे मॉर्निंग बच्चे लोग की आंख नहीं खुलती थी कि मैं ट्रेन में होता था मॉर्निंग बराबर, 6 o'clock को। बराबर, एंड 11 o'clock आई यूज्ड टू रिजॉइन माय जर्नी परफेक्ट। फॉर सूरत। तो ये टाइम में फैमिली का क्या सपोर्ट, एज अ वाइफ का क्या सपोर्ट रहा, क्या मोरल था उस टाइम पे? ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत लोगों को स्ट्रगल आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डीमोटिव होते हैं, या तो कहीं ना कहीं किसी को ऐसी चैलेंज आ जाती है जो वो बैक हो जाते हैं। तो ये मोमेंट पे ऐसा क्या था इंस्पिरेशन, या तो ऐसी क्या सोच थी आपकी कि आप खुद मोटिव हुए, या तो इतना ट्रैवल करना पड़ा, या तो वीक में एक बार घर जाना पड़ा? तो वो मोमेंट का 2000 के जो 16 के या 15 के जो बात है, उसमें ऐसा क्या रहा कि जो एक लर्निंग था और आपने उसमें से सीख के इंस्पायर होके ये मूवमेंट को आपने छोड़ा नहीं? हाँ, वो ऐसी कोई सिचुएशन या तो फैमिली का क्या उस टाइम पे माइंडसेट रहा? मेरी फैमिली का बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। अभी जैसे मैं जर्नी में बहुत सारी चीज़ मैंने बताई नहीं, जैसे 2010 में मेरे डैडी एक्सपायर हो गए और जवाबदारी बढ़ गई। 50% रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता है जब डैड जाते हैं तो आधे रिश्ते ख़त्म। 2015 में मेरी मम्मी एक्सपायर्ड हो गई, तो 2-3 साल के बीच में ही। फिर 50% ख़त्म। फिर तभी मेरे बच्चे छोटे थे, घर पे देखने वाला कोई नहीं था। तब उनकी दादी थी तो एंजॉय करते थे। तभी मेरी वाइफ भी वर्किंग थी, मुंबई में थी तब। तो मेरी विधि तब थी 7th की 8th स्टैंडर्ड में थी, मेरे को ध्यान नहीं है 7th है कि 8th है। एंड देवांग वॉज टू स्मॉल से 4th 5th में था वो। तो वो जो बच्चे ने, जो मेरी विधि ने वो टाइम पे जो सपोर्ट किया है, जो उसने अपने छोटे भाई को स्कूल से आने के बाद खाना, कपड़े चेंज करवाना, ट्यूशन जाना, वो सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। मेरी वाइफ जो मुंबई में जॉब करती थी, साथ में बच्चे संभालती थी, घर देखती थी, क्योंकि अकेली थी, मैं यहाँ था। जो भी मॉरल सपोर्ट चाहिए रहता था वो नहीं मिल पाता था। फाइनेंशियल सपोर्ट तो चलो मैं भेज देता था, या कोई तकलीफ होती थी तो मैं किसी दोस्त को बोल देता था कि जाके वहाँ पे, लेकिन मोरल सपोर्ट तो था ही नहीं मेरा। लेकिन मेरी फैमिली ने जो मेरे लिए बैकबोन बन के खड़ा हुआ है, तो वो मैं आज लेवल पे पहुँचा हूँ कि मैं बिजनेस हेड बना यहाँ आके, पैन इंडिया घुमा यहाँ आके, सूरत आके। सूरत सिटी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, ओके, जो बॉम्बे से मेरे को नहीं मिल पाया था वो मेरे को गुजरात ने दिया है। ओके। तो ये मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि जो हमेशा पिल्लर के टाइम मेरे साथ खड़े रहिए, मेरे अच्छे टाइम में भी और मेरे खराब टाइम में भी। तो कहीं ना कहीं जॉब की ये जो प्रमोशंस या तो जो भी मिला वो अल्टीमेटली आपका मोटिवेशन रहा, या तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही कि जो आपको ऑलवेज कनेक्ट करती रही कनेक्ट और करती, आगे रहे? यस। और बाद में सूरत में आके जब जॉब में, या तो अपने जॉब में आया है, तब ये पहला फेज क्या था? जॉब कैसे छोड़ी आपने और कैसे खुद के बिजनेस में आए, वो मोमेंट कैसे रहा? हाँ, अभी जॉब मैंने स्टार्ट कर दी सूरत में आके। पहले मैंने सूरत सिटी आया, तब बॉम्बे कल्चर से आया हुआ था, ठीक है। बॉम्बे कल्चर में आप देखो लोन्स में है, जो मैं फाइनेंशियल बातें कर रहा हूँ लोन्स की, वहाँ पे 95-100% पक्के का काम होता है।
जब मैं सूरत आया तब इधर साटा कट क्या था वो समझने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा। 1 लाख के साटा कट पे लोगों को 50 लाख रुपया चाहिए रहता है, वो समझने में मेरे को टाइम लगा। बैंक स्टेटमेंट देखोगे आप तो 4,000 5,000 रुपया बैलेंस रहते थे, उसमें उनको करोड़ रुपए की लोन चाहिए रहती है। ठीक है, ITR 2-2.5 लाख रुपए के भरते हैं, उसमें उनको 1 करोड़ की लोन चाहिए रहती है। तो वो समझने के लिए मेरे को 6 महीने गए। ओके। हाँ, वो 6 महीने मेरे लिए इतने टफ थे गुजरात को मार्केट समझने के लिए। तो यहाँ का जो लोकल बंदा था, मैं उनका नाम भी लूँगा, जो राज त्रिवेदी करके है, जो आज भी मेरे साथ है। मेरी पूरी जर्नी में वो मेरे साथ ही रहा, मेरा राइट हैंड बन के। उन्होंने मेरे को स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि सूरत की पॉलिसी क्या है, ओके। सूरत के लोग 1 लाख के ऊपर 50 लाख की लोन कैसे लेते हैं। तो ये सब मेरे को सूरत ने सिखाया, जो वो 6 महीने मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था। फिर वहाँ से मैं समझ गया कि ये मार्केट कुछ अलग है। तो फिर मैंने वो मार्केट को एक्सप्लोर किया, मैं लोगों से मिलने गया, मैं 10 बार फेल हुआ। मैं जब लोन के लिए क्लाइंट के पास जाता था कि यार आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता। हाँ, मैं बोला मेरे को नहीं पता क्योंकि आई एम फ्रॉम मुंबई, यहाँ की पॉलिसी थोड़ी मेरे को। फिर मैंने बोला ये सबको बाजू में रखो, लोकल बैंकर्स को पकड़ो, कोटक बैंक के बैंकर्स, HDFC के बैंकर्स, IDFC के बैंकर्स, चोला के बैंकर्स, उनके साथ डे नाइट में होमवर्क करता था कि क्या सीन है इधर, कैसे लोन देते हो, आपको क्या कैलकुलेशन है, कि एक्स्ट्रा वर्क किसको बोलते हैं। यहाँ पे आके सीखा मैं एक्स्ट्रा वर्क क्या है। बॉम्बे में तो कोई सूरत सब एक्स्ट्रा वर्क, सिखाता है, हाँ। सूरत में तो गुज्जू लोग सब कर तो देते हैं। ये सारी चीज़ थी कि मैंने 6 महीने होमवर्क किया, फिर मैं वापस मार्केट में उतरा। एंड माय फर्स्ट केस वाज 7 करोड़ 50 लाख रुपीस, जो मैंने सूरत में फर्स्ट डे पे डिसबर्स वाओ, किया। ग्रेट। तो इट वाज माय बिगर अचीवमेंट। और तब से मैंने दिमाग में कर दिया कि गुजरात में पैसा उड़ता है, पकड़ने वाला चाहिए। परफेक्ट। ये कुछ नया सीखा आपने। हाँ, कि जो बंदे को गुजरात का मार्केट नहीं पता था, वो बंदे ने चलो 6 महीने बहुत स्ट्रगल किया, जीरो पे था, सबको जवाब देना पड़ता था, कॉस्टिंग लगती थी। मेरे बॉस लोग को भी मैं थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया। उनको समझ में आया कि स्ट्रगल हो रहा है, जो बंदा इधर परफॉर्मर था मुंबई में, वो वहाँ जाके स्ट्रगलिंग कर रहा है, मतलब कुछ तो तकलीफ है। फिर मैं उनको ITRs भेजता था, उनको बताता था कि ये ऐसा लोन होता है, ये ऐसा होता है, तुमको थोड़ा टाइम लगेगा। तो उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और जैसे मैं मार्केट में निकला तो टेक्सटाइल मार्केट में मेरा सबसे पहला काम हुआ कौन से ईयर में? 2017 में। ओके। मेरा फर्स्ट डिसबर्समेंट सूरत में आके, फर्स्ट डिसबर्समेंट मेरा लोन का आफ्टर वो था 6-7 7 मंथ। करोड़ 6-7 मंथ के बाद 7 करोड़। 7 करोड़ डायरेक्ट। ओके। फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर मैंने सूरत सेट किया, वापी सेट किया, बारडोली सेट किया, अहमदाबाद सेट किया, राजकोट सेट किया। फिर यहाँ से मेरे को और एक अपॉर्चुनिटी मिली बिजनेस हेड की, जो मैं पैन इंडिया देखता था। मैं कलकत्ता सेट किया, मैंने दिल्ली सेट किया, मैंने महाराष्ट्र सेट किया, मैंने राजस्थान सेट किया, मैंने यूपी सेट किया, मैंने MP सेट किया। तो ये मेरी जर्नी सूरत से आने के बाद टर्न अराउंड हुई। जो मैं सेल्स मैनेजर, रीजनल मैनेजर में खेल रहा था, वो मैं सूरत आके, गुजरात ने मेरे को इतना दिया है कि मैं यहाँ आके बिजनेस लेवल पे पहुँचा। बैंक के टॉप मैनेजमेंट लोग को जानने लग गया, बैंक के टॉप मैनेजमेंट में को जानने लग गए कि ये बंदे ने एक 4B नेटवर्क्स करके आई थी, राहुल यादव की कंपनी है, ओके। housing.com करके थी पहले, हाँ। आपने नाम सुना होगा। ओके। उन्होंने उनकी 4B नेटवर्क्स जब मैंने गुजरात में सेट किया, तो उनको वेरी फर्स्ट क्वार्टर में उनको मैंने 100 करोड़ का बिजनेस दिया, ओके। ओनली फ्रॉम ग्रेट। गुजरात, ओह, एंड दैट फॉर 3 सिटीज, सूरत, अहमदाबाद एंड राजकोट। ग्रेट। तो वहाँ से मेरी जो जर्नी चालू हुई टर्न अराउंड की, तो वहाँ से भी मैं पैन इंडिया देखने लग गया। तभी मैं 1200 करोड़ डिसबर्समेंट एवरी मंथ ऑन मंथ करता था, ये सारी सिटीज को मिला के, ओके। मेरी टीम। ओके। और मेरे पास तभी टीम थी 120 पीपल्स की, जो अलग अलग, इंडिया। हाँ पैन इंडिया, जो अलग अलग सिटीज़ में थे। जैसे सूरत में मेरे पास 25-27 लोगों की टीम थी, अहमदाबाद में मेरे पास 15-20 लोगों की टीम थी, राजकोट में मेरे पास, मतलब पैन इंडिया में मेरे पास 120 ये थे, जिसमें ASM लोग, जो एरिया सेल्स मैनेजर, जैसे गुजरात सूरत का कोई हेड है, ऐसे ऐसे मेरे पास 18 पीपल्स थे, जो हर सिटीज़ को हेड करते थे, और Okay. उनके अंडर फिर टीम्स थी। पहला कौन सा मोड़ आया, जॉब छोड़ी और खुद का बिजनेस स्टार्ट किया? कौन सा ईयर था, या वो क्या मूवमेंट थी,
या तो वो क्या क्लिक हुआ, हाँ देखो, ये वो क्या बहुत moment इंटरेस्टिंग चीज है पिंकेश भाई, ये दुखती रथ पे हाथ है, हाँ ये हाँ समझ कोई बात लो। नहीं ना। और भी नेटवर्क्स के जिक्र किया था, राहुल यादव की कंपनी जिसने मेरे को बड़ा बनाया। राहुल यादव की कंपनी थी 4B नेटवर्क, जिसने हमको चोट दी। राहुल यादव की कंपनी समझो 280 करोड़ में बैंक करप्सी हो गई। ओके ठीक है, वो टाइम पे मैं अराउंड 1200 करोड़ का बिजनेस करता था एवरी मंथ। अभी मेरे साथ बहुत सारे चैनल पार्टनर्स होते हैं हमारे, जैसे कि सीए है, बिल्डर्स है, लोन एजेंट्स है, सबके पेमेंट्स है, सबको पेमेंट्स देना है। अभी समझो कि एग्जांपल देता हूँ कि पिंकेश भाई मेरे साथ हर महीने 8 करोड़ का धंधा करते हैं, मतलब 8 लाख की बिलिंग हो गई मेरी कंपनी के लिए। अभी पिंकेश भाई का कमीशन जाता है समझो 6 लाख रुपया, 2 लाख कंपनी में बचता है, 6 लाख कमीशन पिंकेश भाई को जाता है। अभी पिंकेश भाई को कंपनी से पेमेंट ही नहीं आया। अभी पिंकेश भाई ने बिजनेस किसके चेहरा देख के किया है? हिरेन भाई की चेहरा देख हाँ के किया खुद है, या मेरी टीम का चेहरा देख के किया है, हाँ या अहमदाबाद में दीपक जो मेरा मैनेजर था उनको देख के धंधा किया है। तो अभी वो सब आए हमारे पास कि अभी पैसे का क्या करना है, ये है। तो भी कम से कम मेरा 35 करोड़ था जो मेरे को आउट डेट्स देना था, उसमें से मैं कम करते 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 20 करोड़ चुका दिया कंपनी से। कम से कम मैं 4 महीने कंटिन्यू डे एंड नाइट मुंबई के उनकी हेड ऑफिस में बैठ के सारे चैनल्स लोग के पे आउट निकाले। ओके फिर भी 10-15 करोड़ था, तो उसमें जो मेरा सेविंग्स था, जो मेरे टॉप चैनल्स थे, मैंने मैंने अभी समझो कि पिंकेश भाई का 5 लाख रुपया बाकी है, मैं बोलूँगा देखो पिंकेश भाई कंपनी बंद हो गई है, 5 लाख रुपया है, मेरी सेविंग्स है, मैं आपको 1-1.5 लाख देता हूँ, बराबर है। सेटलमेंट करता हूँ। अब मेरे पास है नहीं, लेकिन आपका पैसा मेरे को खराब नहीं करना है, मैं मेरे जेब से मेरा जो सेविंग्स था 10-15 लाख रुपया वो भी मैंने डाला। फिर मैं कम से कम 6 महीना बैठ गया, बोला सूरत अभी- में? हाँ सूरत में। तब फैमिली यहाँ पे थी कि नहीं थी? फैमिली को मैंने बुला लिया था। जॉब के टाइम पे ही? हाँ, मैं 2019 में मैंने मेरी फैमिली को बुलाया। ओके ठीक है, फैमिली आए, मेरे बच्चे आए, मेरी बीवी आई। अब सूरत उनको, क्योंकि माहौल ही बॉर्न एंड बॉटम मुंबई है, वहाँ का कल्चर अलग है, नाइट लाइफ अलग है। सूरत में लोग कैसे सेट होंगे वो मेरे को टेंशन था। तो एक बार तो मैं लेके आया, मैं बोला ठीक है आप आओ, देखो अगर आपको जमता है तो रहो, मैं तो फिर अपना घर तो है मुंबई में, तो फिर वहीं चले जाना। एंड इट वॉज द बेस्ट टाइम कि मैंने उनको 2019 में सूरत बुलाया। 2020 में कोरोना आया एंड ऑल द फैमिली वर सिक्योर्ड इन वन प्लेस। ओके नहीं तो क्या होता कि मेरे बच्चे और वाइफ मुंबई होते और मैं सूरत होता, तो वो नहीं होता था कोरोना में, जो एक दूसरे को जो मोरल सपोर्ट चाहिए रहता है। सही बात है। तो भगवान ने जो किया अच्छा किया, उनको यहाँ पे बुलाया, बच्चे लोग का एडमिशन ले लिया रायान इंटरनेशनल स्कूल में, यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुद भी अनहैप्पी था कि यहाँ की स्टडीज़ और मुंबई की स्टडीज़ में इट इज़ बिग डिफरेंस। तो विधि भी 11th में आ गई थी और देवांग 8-9 में था। तो उन्होंने ही मेरे को बोला कि पापा यहाँ पे पढ़ाई नहीं जम रही है। मैं बोला ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। बोलो तो बोला अपना एक जो रूम है वो खोल के दो मेरे को। मैं बोला ठीक है। तो उनको कोरोना के बाद फिर मैंने फिर से मुंबई शिफ्ट कर दिया, खाली मेरे बच्चे लोग को, और मेरी वाइफ गई थी उनको सेट करने के लिए। फिर वहाँ पे टिफ़िन बांध के दे दिया उनको, वो उनकी पढ़ाई फिर से मुंबई में स्टार्ट कर दी। तो 4-5 साल फिर मेरे बच्चे लोग मेरे से दूर रहे, लेकिन उनका ग्रोथ ज़रूरी था मेरे से ज़्यादा, उनकी पढ़ाई ज़रूरी थी मेरे से ज़्यादा। तो मेरा विधि का ग्रेजुएशन हुआ। फिर मैं बोला अभी क्या करेगी, तो बोला अभी मैं जॉब करूँगी। मैं बोला कहाँ से करेगी, अभी वहाँ बॉम्बे में तो अकेले तो रह नहीं पाएगी। मैं बोला एक काम कर, तू यहाँ पे आ जा, मैं तेरा स्टार्टअप करवा देता हूँ। तो तभी तो वेकेशन था, तभी तो आ गए बच्चे लोग, ठीक है बोला। तो देवांग भी अभी FI BCom में है, वो फाइनेंस इन मास्टर्स इन फाइनेंस कर रहा है। ठीक है, अभी उसको डिस्टेंस लर्निंग करवा दिया। मुंबई में कॉलेज चालू ही है, खाली वो एग्ज़ाम लिखने जाएगा और पढ़ाई पूरी वहाँ से ऑनलाइन करेगा। ये सब मूवमेंट में क्या दूसरी फैमिली चैलेंज आई? क्योंकि इसलिए मैं इतने डिटेल में आपके साथ बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सिटी चेंज करते हैं, तो वो सिटी चेंज करने में बहुत सारी चैलेंज आती है, और वो टाइम पे बहुत सारे लोग टेंशन में भी आते हैं, या तो गिव अप करते हैं, कुछ ना कुछ मोरल डाउन होता है। तो ये स्टोरी में, क्योंकि आप बोला कि जॉब उसी टाइम पे आपका जॉब छोड़ना था, उसी टाइम पे नया बिजनेस करना था, तो नया काम, हाँ। नई चीज़ें, तो उसमें वो टाइम पे एक मूवमेंट में
कौन से साल में आपने बिजनेस स्टार्ट किया फिर? मैंने 19 दिसंबर 2023 ओके, was my the registration date of my company Okay. Secure Edge Solution Private Limited. ओके, उसके 6 महीने पहले मेरी जॉब छुट्टी हुई थी और 2023 में समझो मैं जनवरी फरवरी लास्ट मैंने जॉब किया था और मार्च में मैंने सबको बुलाया था मेरे चैनल्स को, मतलब तभी मैं ट्रैवलिंग किया था कि सूरत में थोड़े पैसे बांटे थे, थोड़े अहमदाबाद में, थोड़े राजकोट में, क्योंकि मुझे तो ये फील्ड में रहना था तो मेरे को अपना चेहरा तो दिखाना ही है, क्योंकि मैं वो कल को उठ के कुछ भी चालू करूँगा या दूसरी कंपनी ज्वाइन करूँगा तो फेस तो उन्हीं को करना है। 100%। ठीक है, तो वो हिसाब से जो सेविंग्स थी जो ये था वो सब मैंने किया। मैंने मेरी वाइफ को बोला कि तू डर मत कि सेविंग्स पड़ी है अपने पास, तो इधर कोई चिंता होगी नहीं, बच्चे लोग को भी उधर कोई चिंता होगी नहीं, क्योंकि बच्चे लोग वहाँ पढ़ रहे थे, हम लोग यहाँ थे। मेरी वाइफ आना जाना चलता रहता था उसका, 8-10 दिन वो वहाँ रहती बच्चे लोग के साथ, 8-10 दिन मेरे साथ रहती, तो वो चलते रहता था। फिर 19 दिसंबर 2003 में मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हुई। फिर उसके बाद भी मेरे को 3-4 महीना लग गया, क्योंकि बैंक से कोड नहीं आ रहे थे, बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेस के इशू थे, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा जॉब का था और बिजनेस स्टार्ट करना था, तो सबको एक होता है ना, क्रेडिबिलिटी पे शक होता है कि ये कर पाएगा, कि इसको कोड देंगे तो ये यूज़ कर पाएगा, क्योंकि वो कोड लेने के लिए भी बहुत सारे, जो कॉर्पोरेट कोड है हमारे, वो लेने के लिए भी बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेस पास करने पड़ते हैं हमको। तो लेकिन ये जो मेरा रीजनल का था, जो मैंने 4B नेटवर्क्स ने दिया था, जो मेरी पहचान बन गई थी हाई लेवल्स पे, तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया और उन्होंने कोडिंग स्टार्ट की। पहला बिजनेस कैसे क्लिक हुआ, कहाँ पे हुआ, कोई याद हो मोमेंट, या तो कोई कंपनी या कोई पर्सन? मेरा फर्स्ट बिजनेस मेरी एक्स कंपनी के क्लाइंट थे, उनका फ़ोन आ गया था कि हिरेन भाई आपने सर्विस दी थी मेरे ये लोन के लिए, अभी मेरे को टॉपअप चाहिए, क्या कर सकते हैं अपन। तो मेरा फर्स्ट बिजनेस सिक्योर एज का 35 लाख रुपीज़ का था। ओके, वो भी मेरे को कम से कम कंपनी स्टार्ट होने के 4 महीने के बाद हुआ, क्योंकि मेरे पास कोर्स नहीं थे तो मैं ज़्यादा जा नहीं पा रहा था। तो समझो 2023 और 2024 अक्टूबर तक, दिवाली तक, आई आप बोलो ना ज़ीरो, तो मैं ज़ीरो पे था, क्योंकि बूस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, फिर से वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं पिंकेश भाई के पास जाऊंगा, पिंकेश भाई को धंधा दो, तो तेरी कंपनी चालू की है, तेरे पास फंड्स है कि तू मेरे को पैसा दे पाएगा, तो वो ट्रस्ट फिर से मैंने बिल्ड किया। समझो कि मैंने मेरा TDS सर्टिफिकेट 2023 मार्च में ना ज़ीरो था, ठीक है, मेरा TDS सर्टिफिकेट 2024 मार्च में समझो कि 3.5 लाख के आसपास का था TDS। अप्रैल टू अभी मेरा TDS कम से कम 8-10 लाख रुपया क्रॉस हो गया। ग्रेट, है ना, बढ़ते गए, हाँ, बढ़ते गए। चैलेंजों में ओके करते हाँ। गए। तो आप कौन सी ऐसी क्या क्या सर्विसेज देते हो, क्योंकि लोन में भी बहुत सारे वेरिएंट है, बहुत आधे सारे। तो वेरिएंट लोगों को पता भी नहीं है। राइट। तो ऐसे कौन सी मेन फोटे है आपके, या तो जो करते हो आप, जितना किस हिसाब से किस पर्सन को, कौन सी टाइप के बिजनेस वाले को क्या क्या किस तरह के लोन प्रोवाइड हो सकते हैं, या कौन से आप सर्विस देते हो, हाँ, वो बताइए थोड़ा। हर कस्टमर का नीड, हर कस्टमर का इनकम, हर कस्टमर का सोच अलग होता है, तो हमको वो हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है। हमारा मेन फोटे है होम लोन, मॉर्गेज लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, MSME लोन, ओपन प्लॉट लोन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, मशीनरी, एजुकेशन, बहुत सारी फील्ड्स है। तो अभी जिसकी जो प्रायोरिटी है, अभी समझो होम लोन लेना है, ठीक है, अभी होम लोन आप ले रहे हो, ठीक है, अभी सब जन क्या करते हैं कि बैंक वाले लोग ने बता दिया है कि इंटरेस्ट रेट स्टार्ट फ्रॉम 7.50, लेकिन उन लोग वहाँ पर स्टार मार्क नहीं देखते कि 7.50 स्टार मार्क है, कंडीशंस अप्लाई। अभी आप बोलोगे कि मेरे को 650 सिबिल पे 750 का रेट ला के दे, तो हिरेन भाई नहीं कर सकते वो, और ना ही कोई बैंक दे पाएगी आपको। हाँ, बराबर। तो वो उनको समझाना, वो उनको बताना कि आप ये अभी ले लो कि 8% पे 9% पे लोन ले लो, 6 महीने चलाओ, फिर मैं आपको रेट कम करवा के दे दूंगा, फिर मैं रेट कर, तो वो उनको समझाना पड़ता है हर चीज़ में। अभी क्या है, होम लोन कितने में मिलता है? 8.5 के रेट पे मिलता है। होम लोन कितने में मिलता है? 7.5 के रेट पे मिलता है। तो आप 9 का रेट क्यों लेते हो? तो वो सारी चैलेंजेस बहुत आती है हमारे फील्ड में। ओके, ठीक है, अलग अलग बिजनेसमैन की अलग अलग नीड होती है। जैसे कि अभी
कोई स्टॉक लेना है, इमरजेंसी बहुत फ़ायदे का स्टॉक आ गया है। अभी कोई कस्टमर को इमरजेंसी पैसा चाहिए कि मेरे को 24 घंटे में या 48 घंटे में मेरे को पैसा चाहिए, तो हम उसके लिए बिज़नेस लोन है या पर्सनल लोन है, वो सजेस्ट करते हैं, ठीक है। कोई कस्टमर ऐसा है कि जिसके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, उसको बड़े ब्याज दर पे नहीं जाना है। जैसे अनसिक्योर्ड में 18%, 19%, 20% के आसपास रेट होता है। अभी वो बोल रहा है कि मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी है, मेरे को भले तुम 1 वीक में या 10 दिन में पैसा दो, चलेगा मेरे को। तो वो हिसाब से फिर हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप मॉर्गेज लोन में जाओ, 10%, 10.5%, 11% में आपको लॉन्ग टेन्योर के लिए मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ होती है कि अलग-अलग कस्टमर का अलग-अलग नीड होता है। हम लोग को उनको जस्टिफ़ाई करना पड़ता है कि अब भी आपका पर्पज़ क्या है? कितनी इमरजेंसी है फंड की, और किस लिए फंड चाहिए। ओके। तो कोई कोई चीज़ है जो एमएसएमई में है, जो वर्किंग कैपिटल में आ जाता है, ओडी है, सीसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर वो हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। क्या डॉक्यूमेंट के हिसाब से प्रॉपर तरीके के सिबिल जो भी चीज़ें बहुत है सारे चैलेंजेस है सर इसमें, वो सिबिल का सब चीज़, चैलेंजेस है, हाँ। इनकम का चैलेंजेस है, एवरेज बैंक बैलेंस का चेंजेस। अभी बहुत सारी बैंक्स ने अभी ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन हो गया है। अभी आप देखो कि ब्लैक मनी रोटेशन कंप्लीटली बंद हो गया। आज आप किसी के पास भी मांगो कि 1 लाख रुपया चाहिए, तो उसके पास ब्लैक का है ही नहीं, या तो वो आपको वो ट्रांसफ़र करेगा, आईएमपीएस करेगा ये। तो ये जो डिजिटलाइज्ड मार्केट है, जो ये फ्यूचर में जो है ना, पूरा वाइट पैसे ही। अभी कस्टमर्स को हम लोग समझाते हैं कि आपका जो भी ब्लैक का टर्नओवर है, उसको धीरे धीरे वाइट में कन्वर्ट करो, तो जाके आपको आगे आपका जो जस्टिफिकेशन है, या आपको जो पैसे चाहिए वो आपको बैंक से ही देंगे, बाकी आपको मार्केट से पैसे मिलना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ये चैलेंज के टाइम में ये जो आपने स्टार्ट किया, आपने सब चीज़ों पे काम किया, तो कौन सी ऐसी मूवमेंट आई, सक्सेस स्टोरी आई कि जहाँ पे आपको लगा कि यस अब मेरा बिजनेस चलेगा और मैं सूरत लॉन्ग टर्म रहूँगा, यहाँ पे सेटल होऊंगा, अब मैं गारंटेड हूँ कि मुझे यहाँ से जाना नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। वो मूवमेंट कौन सी थी? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। स्ट्रगलिंग पीरियड था 2023 टू 2024। सोच रहा था, मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी, एम्प्लॉयज़ रख दिए, ऑफिस खर्चे बढ़ गए, इनकम सोर्स ज़ीरो हो गई थी मेरी। आपको मैं बता दिया था कि 6 महीने पहले से मैं ऑलरेडी घर पे ही था। जो सेविंग्स थी वो मैंने चैनल्स को देने में लगा दी थी। थोड़ी बहुत सेविंग्स और थी कि जिससे बॉम्बे मेरे बच्चे लोग पढ़ सके और इधर का घर और खर्चा चल सके। फिर धीरे धीरे चैनल्स तो मिलने चालू हुआ, तो तभी तो बैंक कोर्स नहीं थे। फिर बैंक कोर्स आ गए, बैंक कोर्स आ गए तो बैंक वाले खड़े हो गए, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। भाई बिजनेस के लिए मैं जितनी फाइल सोर्स करूँगा उसमें उनका पेट नहीं भरना है, क्योंकि उनको वॉल्यूम चाहिए। अगर कॉर्पोरेट डीए से लिया है तो कम से कम एक सिटी से उनको कम से कम 30-40 करोड़ का बिजनेस चाहिए। तो वो कॉर्पोरेट लेवल में, और जो मेरे प्राइसिंग स्लैब्स है वो हिट होंगे, हाँ। ठीक है। फिर वो करते करते मैं आया तो मेरे चैनल्स लोग का ट्रस्ट मेरे पे बिल्ड हुआ, कि हिरेन भाई का मार्केट में फिर से नाम चालू हो गया। मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, मैंने एडवर्टाइजमेंट चालू किया, मैंने मेरी सक्सेस स्टोरी डालना चालू की। फिर पहला जो मैंने बताया था 35 लाख का लोन हुआ, फिर कंटिन्यू मेरे लोन्स बढ़ने लग गए। फिर एवरी मंथ ऑन मंथ मैं 8 से 10 करोड़ पे पहुंचा। अभी आज मेरा खाली सूरत में, अभी आज आप बोलोगे तो कम से कम 30-35 करोड़ का लॉगिन है मेरा। ओके। तो चैनल्स लोग का ट्रस्ट बिल्ड होता गया। चैनल्स लोग को जैसे ही केस डिसबर्स होता था, पेमेंट्स देने लग गया मैं, तो उनका ट्रस्ट और बिल्ड हो गया। उन्होंने और 2 चैनल को बोला कि हिरेन भाई का काम स्टार्ट हो गया, आप चालू कर ओके। दो। तो जो हिसाब से स्टार्ट हुआ है, तो वो फ्लो फिर मेरे पास साथ अभी जुड़ना लग गया है। ओके। अभी समझो कि ये अप्रैल से अभी तक मेरा सक्सेस स्टोरी और बढ़ रहा है। ओके। गुड। तो ये हो गया क्लियर। अब काम भी चालू हुआ, लाइफ भी सेटल हो गई, स्ट्रगल भी ओके हो गए। अब आपको क्या लगता है कि आगे बिजनेस के लिए क्या आपको प्लान करना चाहिए, या तो कैसे लोग आपको कनेक्ट करें? क्योंकि ये पॉडकास्ट इसीलिए हम बना रहे हैं जीबीएस के मेंबर के लिए कि लोग उनको पहले जाने। मुझे यहाँ पे या तो हमारा थॉट वो नहीं है कि भाई खाली बिजनेस की बात करें, लोग खाली बिजनेस देखें, आप 50 कैटेगरी बोलो या तो कुछ भी ऐसा बोलो कि जैसे लोगों को धंधा 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 लगे। नहीं, मैं चाहता हूँ कि लोग आपसे पहले आपको जाने, आपको समझे कि आप कौन हो, यहाँ कैसे पहुँचे, आपका स्ट्रगल क्या था, आपका सक्सेस क्या था। तब जाके आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनती है।
नहीं तो कोई जानता ही नहीं कि भाई आप कौन हो, लोन वाले ओके आ गए हो गया चालू कर दिया, कोई भी होगा। लेकिन ये जर्नी इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि लोगों को पता चले कि आप किस लेवल के प्लेटफॉर्म पे पहुंचे थे, पहला पॉइंट। दूसरा, कितना बड़ा काम करते थे, वो माइंडसेट, और कितनी बड़ी टीम आप मैनेज करते थे। तो ये सब चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके पर्टिकुलर केस में, लोन कैटेगरी में, क्योंकि लोन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आदमी कौन है, Yes. उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, राइट या तो वो कहाँ से बिलोंग करता है, राइट डॉक्यूमेंट दूँ, कोई फ्रॉड हो जाए, राइट कोई चीज़ें ऐसी हो जाए कि जहाँ पे कंपनी प्रॉब्लम में आ जाए। राइट इसलिए मैंने आज आपकी डिटेल ज़्यादा जानी। राइट बिजनेस की बात हमने कम की, Right. क्योंकि लोन कैटेगरी है, लोन में बहुत सारी बहुत चैलेंज सारी है, चीज़ वो आती 2 घंटे में भी नहीं कवर हो पाएगी। लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको जानिए आप कौन हो, तो इसीलिए ये डिटेल में हम गए। आपके हिसाब से लोन के टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, या तो कैसे लोगों को पहले तो ये समझना पड़े कि कौन लोन के लिए राइट पर्सन है, लेने वाला नहीं, जो अपने को लोन कर रहा है वो, तो वो कौन से कोई पैरामीटर्स 2-4 बता पाओ, ताकि देखने वाले लोगों को समझ आए कि भाई कल जाके अगर लोन ले रहे हैं तो मैं किसको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, या तो मेरी ऐसी कोई चीज़ दे रहा हूँ कि जहाँ पे मैं कल फंस ना जाऊँ, कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो वैसी कोई चीज़ हो तो आप बताइए। देखो बेसिक चीज़ें सारे क्लाइंट्स को या जो भी लोन ले रहे हैं उनको ये बेसिक चीज़ याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले जो आदमी को आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो वो आदमी कितना क्रेडिटेबल है, मार्केट में उसका क्या नाम है, क्या लेवल का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। उसी उसी के बाद ही आप उनको डॉक्यूमेंट दो, ठीक है। सेकंड चीज़ उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सामने वाला बता रहा है वो आप रीचेक करो एक बार गूगल पे कि सर होम लोन का रेट बता रहे हैं तो 7.65 टू 9% है, तो है, राइट है, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस ये है, राइट है। ये बैंक में ये रेट चल रहा है, हाँ चल रहा है। फिर आप आगे प्रोसेस स्टार्ट करो। इसमें बहुत सारी चीज़ है ध्यान रखने के लिए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, रजिस्टर मॉर्गेज, एग्रीमेंट का ये है, दस्तावेज वैल्यू जो है जंतरी के हिसाब से या सूरत में वो हिसाब से बनानी पड़ती है, उसके ऊपर रजिस्टर मॉर्गेज होता है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है कस्टमर को, और फिर ही वो काम आगे बढ़ाना है कि पहले वो पेपर पे नोट डाउन कर दे कि मेरी ईएमआई इतनी बनेगी, आइदर आई एम केपेबल टू पे दिस ईएमआई, तो मैं वो लोन के लिए जाऊँ। पहले वो अपने को जस्टिफिकेशन करना है और उसके बाद आप लोन प्रोसेस करवा सकते हो। ओके, आपके हिसाब से लोन की फील्ड में कितना बड़ा स्केल है, या तो नई जनरेशन अगर कोई आना चाहती हो, या तो कोई अभी उसके लिए रिसर्च कर रहा हो, तो उसके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए, और ये इंडस्ट्री में फ्यूचर क्या है, आपको जितना नॉलेज है उस हिसाब से आप कोई एक मैसेज देना चाहो लोगों को कि ये इंडस्ट्री में आना है तो ये ध्यान रखिए और ये कर सकते हो। देखो फाइनेंस फील्ड कभी बंद नहीं होने वाला। ओके। पैसा लोगों को एवरी टाइम चाहिए, बर्थ से लेकर डेथ तक हर चीज़ में पैसा चाहिए। स्टडीज़ बोलो, मैरिज बोलो, कार बोलो, घर बोलो, बिजनेस बोलो, बच्चे की पढ़ाई बोलो, जो भी बोलो सब में पैसा लगने वाला है। ये फाइनेंस बिजनेस जो है वो कभी बंद नहीं होगा। हाँ, ऑफलाइन से ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन से और स्ट्रीमिंग होगा, एआई टेक ओवर करेगा, मेटा टेक ओवर करेगा, सारी प्रोसेस तो अपने को भी वो हिसाब से अपग्रेड अपग्रेड होना होना पड़ेगा। पड़ेगा। जैसे कि अभी पहले फिजिकल पेपर्स पे चलता था, अभी डिजिटलाइजेशन हो गया, सब जन मेल पे मंगाते हैं, व्हाट्सएप पे मंगाते हैं, अपलोड करते हैं, परफ्यूज हो जाता है, ऑन द स्पॉट डिसीजन आ जाता है विद इन 24 आवर्स। ओके। तो ठीक है, तो जिसको भी ये फील्ड में आने का उसको अपग्रेडेशन करते ही रहना पड़ेगा, मार्केट के साथ ही चलना पड़ेगा। और फाइनेंस फील्ड ऐसा है कि कभी बंद नहीं होगा। एक चीज़ बंद होगी दूसरी चीज़ चालू होगी, दूसरी चीज़ खत्म होगी तीसरी चीज़ चालू होगी। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। सबको पैसे लगने वाले हैं मार्केट में, आज भी लगेंगे, कल भी लगेंगे, परसों भी लगेंगे और भी लगेंगे। तो ये दिस इज नॉट नेवर एंडिंग बिजनेस, ये ऐसा है। ओके, आपके लिए नेटवर्किंग का पहला एक्सपीरियंस है, हाँ, नेटवर्किंग का मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस है। तो क्या माइंडसेट था नेटवर्किंग के लिए, और नेटवर्किंग में आपको लगभग 1 महीना पूरा हुआ होगा, हाँ। तो क्या जर्नी रही, क्या आपको चीज़ें समझ आई, नेटवर्क आज के ज़माने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा बता पाओ तो। नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। आप देखो कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 50, 70, 80 पीपल्स विथ डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट माइंड, सबकी बोलचाल अलग, सबका एटीट्यूड अलग, बहुत सारी चीज़ सीखने मिलती है यहाँ पे।
कौन क्या बोल रहा है, कौन से टोन में बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, समझना, सोचना कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ या मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। अलग अलग बिजनेस जानना कि अभी कोई टेक्सटाइल के बिजनेस में है, कोई आईटी के बिजनेस में है, कोई कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, कोई मशीनरी के बिजनेस में है। सबका बिजनेस जानना कि ओहो, लोग ये भी कर रहे हैं, अरे लोग ये भी कर रहे हैं, और लोग ये भी कर रहे हैं। तो लोगों से जानना, मिलना, पहचान बढ़ाना, लोगों में अपनी क्रेडिटिबिलिटी खड़ा करना, लोगों का बिजनेस समझना, लोगों से आइडियाज सुनना। आप बोलते हो ना कि आप अगर 5 बिलियनर के साथ बैठो तो छठे बिलियनर आप खुद ही बन बन ही जाओगे। जाते हो। तो ये नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि सारे बिलियनर्स के बीच में हूँ। जैसे कि मैंने अभी जर्नी बताई कि मेरा स्टार्टअप है, अभी जस्ट बाहर निकला हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं नेटवर्किंग के लिए बैठा हूँ। तो बिलियनर्स लोग के बीच में हूँ, उनकी सोच ले रहा हूँ, मैं मेरे बिजनेस में अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग की स्पीच सुनता हूँ कि कितना मीठा बोलते हैं, क्या मस्त बोलते हैं यार, क्या वे ऑफ टॉकिंग है, क्या स्पीच है, क्या एटीट्यूड है बंदे का। उनसे सीख के मैं ट्राई करता हूँ कि मैं मेरी ज़िंदगी में उतारूँ या उससे कुछ सीख के मैं मेरे स्टाइल में कुछ करूँ। तो मेरे हिसाब से नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट, कि सबको एक बार ट्राई करना चाहिए। अपना एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अच्छे लोगों से मिलना, उठना बैठना शुरू हो जाएगा आपका। अलग अलग थॉट्स, आइडियाज़ आप अपने ज़िंदगी में उतार सकते हो। तो नेटवर्किंग जी, प्लेटफॉर्म इज़ गुड। यस, बस जीबीएस का यही इंटेंशन है कि लोगों को प्लेटफॉर्म उनके लिए क्रिएट तो है ही, बहुत सारे नेटवर्क है, और मैं तो हर रोज बोलता हूँ एक भी नेटवर्क गलत नहीं है। कोई नहीं। बस खाली आपको क्या चाहिए, वो अगर क्लियर होकर नेटवर्क में जा रहे हो तो। जीबीएस में मैंने एक चीज़ अच्छी, बहुत अच्छी नोटिस की है, दो चीज़ इनफैक्ट। एक तो अपना एप्लीकेशन, जीबीएस का एप्लीकेशन इज़ टू गुड, इजी टू यूज़ और अमेजिंग फीचर्स। जो मैं बोल रहा था कि टेक्नोलॉजी आ रही है, अपने को उसके हिसाब से अपग्रेड होना पड़ेगा, तो जीबीएस एक वो चीज़ है। और एक सोशल्स, देखो जब जहाँ पे सोशल्स होता है ना, वहाँ पे बिजनेस ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि बॉन्डिंग ऑटोमेटिक बनती है, मजा मस्ती होती है, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के रंग दिखते हैं, उससे दोस्ती गहरी होती है। दोस्ती गहरी होने से एडवाइस अच्छी मिलती है, अच्छी मिलने से कॉन्फिडेंट बढ़ता है और बिजनेस बढ़ता है। तो मेरे को ये चीज़ जीबीएस की दो चीज़ मेरे को आउटस्टैंडिंग लगी है। एक तो अपना मोबाइल एप्लीकेशन ऐप, एंड सेकंड सोशल के साथ बिजनेस। यही यही अमेजिंग। यही सोच थी। और मेरा ये 8 साल का 9 साल का एक्सपीरियंस था नेटवर्क का, तो मैंने वही निचोड़ लिया है, क्योंकि लोगों को क्या मानना है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं भी कोई छोटे से गांव से सूरत मुँह हुआ, मुझे नेटवर्क क्लिक हुआ और नेटवर्क में मुझे वो समझ आया कि मेरा दोस्ती कब बना, मैं लोगों से क्लोज कब हुआ, तो वो चीज़ें मैंने इसीलिए नाम में ग्लोबल बिजनेस सोशल रखा, कि लोगों से ऑन प्लेटफॉर्म जैसे आज बैठे हैं तो हम प्रोफेशनल टॉक कर रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब हम यहीं से बाहर कहीं सोशल में मिलते हैं, कोई फंक्शन में मिलते हैं, तो वहाँ पे अपना वे ऑफ टॉकिंग अलग होता है, राइट। हमारा बिहेवियर अलग होता है, हम कंफर्ट होते हैं, परफेक्ट। और हमें एकदम ऐसा फील होता है कि यार ओके ना, हाँ। सब ओके है। तो ये चीज़ मुझे फील हुई थी, इसलिए मैंने इसमें वो पहले ही स्टार्ट करके ये चीज़ की, ताकि लोगों को समझ पाए। जैसे मुंबई से हो आप, लेकिन सूरत आए, अभी तक जो जर्नी थी वो अलग थी, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आज ये पॉडकास्ट में 1 साल बाद नेटवर्क में आप बोलोगे आज मेरे पास वो जर्नी से अलग लोग हैं, Right. और काफ़ी अच्छे लोग हैं और क्लोज लोग हैं, क्योंकि नेटवर्क का यही प्लस पॉइंट है, आप लोगों को जान पाते हो, समझ Right. पाते हो, Right. क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन सिस्टम है बाय डिफॉल्ट, अच्छे लोग रहते हैं, लॉन्ग टर्म चलते हैं, राइट। कोई ना कोई ऐसी तरीके के लोग हैं जो फिल्टर हो ही जाते हैं, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ है नेटवर्क की। राइट। यस, थैंक यू सो मच हिरेन भाई, थैंक यू पिंकेश भाई, थैंक यू आप जीबीएस के मेंबर बने, थैंक यू। और हम लोग कनेक्ट हुए, और आज हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ आपका। थैंक यू। और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपने बताई, और आज का पॉडकास्ट का मोटिव ये था मेरा कि लोन के अलावा, बिजनेस के अलावा लोग जाने की तकलीफ क्या होती है, हाँ। एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में क्या क्या होता है, और आपकी जो कैटेगरी है उसमें क्रेडिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है ना, इसके लिए मैंने ये ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आपके बारे में जाना। राइट। जस्ट तो थैंक यू सो मच, थैंक यू पिंकेश भाई, थैंक यू। थैंक यू।